गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम मटेरियल कॉस्टिंग में स्टोर्स लेजर अर्थात सामग्री खाता बही के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने पढ़ा है कि फाइनेंस बुक्स में भी हम लेजर बनाते हैं और उस लेजर में आपने देखा है कि डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट के कॉलम होते हैं डेबिट साइड के और क्रेडिट साइड के। लेकिन लागत लेखों में जब हम लेजर बनाएं तो उसमें डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती है और इसमें क्वांटिटी और रेट के कॉलम भी होंगे। वित्तीय लेखों में केवल अमाउंट का कॉलम होता है, लेकिन स्टोर्स लेजर जब कॉस्ट बुक्स में बनाएंगे तो हम क्वांटिटी और रेट के कॉलम भी बनाते हैं। सामग्री खाता बही बनाते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, जिसका प्रारूप मैंने आपके सामने रखा है। इस खाता बही में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लिखा है कोड नंबर ऑफ मटेरियल, अर्थात मटेरियल कोड नंबर क्या होगा वो लिखेंगे। यूनिट अर्थात किलोग्राम है या क्विंटल है या टन है वो हम लिखेंगे। हमारी पर्टिकुलर सामग्री का रीऑर्डर लेवल क्या है वो हम यहाँ उतारते हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होगा वो भी हम यहाँ लिखेंगे। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है वो भी हम यहाँ उतारेंगे और हमारा मेथड, प्राइसिंग का मेथड जो है वो भी हमें यहाँ लिखना होता है। मेथड की जहाँ बात करें तो सामग्री खाता बही में हम कुछ मेथड्स हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। एक है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। दूसरा है लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। एक है सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। एक है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। एक है हीफो मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो बहुत सारे मेथड हैं। सामान्यतया हम इनमें या तो फीफो मेथड उपयोग करते हैं या फिर लीफो मेथड उपयोग करते हैं और कुछ परिस्थितियों में हम वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज मेथड भी यूज करते हैं। ये प्रत्येक कंपनी की और सामग्री की नेचर के ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा मेथड उपयोग में लें। जब हम स्टोर लेजर बनाते हैं तो इसकी कुछ कॉलम्स की हम चर्चा करते हैं। ये डेट वाइज बनती है। सबसे पहले हम कॉलम डेट का बनाते हैं, फिर हमारा कॉलम है पर्टिकुलर्स का, अर्थात जब भी कोई सामग्री हमारे स्टोर में आएगी उस सामग्री का गुड्स रिसीव्ड डॉट नंबर हम यहाँ लिखेंगे। या कोई सामग्री यदि हम स्टोर से कारखाने को इश्यू करेंगे तो उसका मटेरियल रिक्विजिशन नंबर यहाँ नोट करेंगे। या मान लीजिए कोई वेस्टेज हो गई, कोई शॉर्टेज हो गई या थेफ्ट हो गया तो उसका लेखा भी हम पर्टिकुलर्स में करेंगे। फिर हमने एक मेन कॉलम बनाया है रिसीट्स, प्राप्तियाँ। जब भी हम कोई कच्चा माल खरीदते हैं और हमारे भंडार में कच्चा माल आएगा तो हम रिसीट्स के कॉलम्स में एंट्री करेंगे। उसकी क्वांटिटी को हम यहाँ लिखेंगे। अगर वो किलोग्राम में है तो किलोग्राम में है, टन है तो टन में, जैसा भी मात्रा है। उसकी रेट यहाँ उतारेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट है वो हम इस कॉलम में लिखते हैं। अगला तो मेन कॉलम हुआ इश्यूज का है, निर्गमन। अर्थात जब भी भंडार से सामग्री जहाँ उत्पादन हो रहा है, हमारा जो कार्य संपन्न हो रहा है, अर्थात फैक्ट्री में जिस जगह पर उत्पादन कार्य चल रहा है वहाँ सामग्री जाएगी, तो भंडार से जो सामग्री कारखाने में जाएगी उसके लिए हमें इश्यूज कॉलम यूज करेंगे। उसके लिए फैक्ट्री से जो हमारे पास मटेरियल रिक्विजिशन नंबर आया है वो हम पर्टिकुलर्स में उतारेंगे। उसकी डेट की कॉलम डेट आएगी और उसकी मात्रा क्वांटिटी कॉलम में, उसकी रेट, उसके अमाउंट। जहाँ रेट की बात आती है तो ये मेथड पर निर्भर करेगा कि हमारा मेथड कौन सा है। फीफो मेथड है तो जो माल पहले आया वो पहले जाएगा। अगर मेथड लीफो है तो जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। अगर सिंपल एवरेज मेथड है तो स्टॉक में जो प्राइसेज हैं उनका सिंपल एवरेज के हिसाब से इश्यू करेंगे। और वेटेड एवरेज मेथड है तो कुल वैल्यू ऑफ स्टॉक में कुल मात्रा का भाग देकर जो प्रति इकाई लागत आती है, भारित लागत, उसके हिसाब से निर्गमन हम दिखाएंगे। फिर हर डे का हमें इसमें बैलेंस दिखाना होता है। बैलेंस में क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ये सब हम अलग अलग शो करते हैं। तो इस प्रारूप में हमें स्टोर्स खाता बही बनानी होती है, स्टोर्स लेजर बनानी होती है। एक काल्पनिक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं। जून 2020 में हमारी सामग्री का स्टोर लेजर क्या होगी ये अपने को समझना है। हमारी जो यूनिट है वो हम यहाँ उतार देंगे। जैसे हमारी यूनिट है टन में तो हम लिख देंगे टन। सामग्री कोड नंबर जो भी दे रखा है, मान लीजिए हमने लिखा सामग्री कोड नंबर जेड है तो हमने कोड नंबर लिख दिया जेड। जो भी लेवल्स हमने याद किए वो लिख देंगे। हमारा मेथड है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हम मेथड भी लिख देंगे। अब इसके आधार पर हम लेखांकन करते हैं। हमारे पास
जून 1, ये हमारी पहली तारीख है और इसमें हमारे पास बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। तो पर्टिकुलर्स में लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस। क्योंकि बैलेंस है इसलिए सीधा ही हम इसको बैलेंस के कॉलम में ले जाएंगे। हम रिसीट्स में कुछ नहीं लिखेंगे, इश्यूज में भी कुछ नहीं लिखेंगे। क्योंकि बैलेंस है तो हम यहाँ लिख देंगे 500 टन है हमारे पास, ये 10 रुपये की रेट का है और इसकी अमाउंट हो गई 5,000 रुपये। तो इस तरीके से हमने 1 जून का लेखा कर दिया। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था। उसके बाद 5 जून 5 हमारी पास एक मटेरियल रिक्विजिशन नंबर आया है, एमआर नंबर आया है 323, अर्थात फैक्ट्री में माल की मांग हुई है तो हम 300 टन की मांग आई है। तो चूंकि मांग है तो हम इसको इश्यू करेंगे तो हमारे पास 500 इकाइयाँ थी। इन 500 इकाइयों में से हमें 300 इकाइयाँ इशू कर देनी है। मतलब फीफो है तो हमारे पास एक ही तरह की इकाइयाँ थी तो 300 इकाइयाँ हम इशू कर देंगे 10 रुपये के रेट की। अमाउंट हो गई इनकी 3,000 और अब बैलेंस निकालेंगे। 500 में से 300 इकाइयाँ चली गई तो हमारे पास 200 इकाइयाँ बैलेंस में बची हुई हैं, 10 रुपये के रेट की बची हुई हैं और 2,000 रुपये की इनकी अमाउंट है। तो ये 5 तारीख की एंट्री हमने कर दी। 5 के पश्चात तारीख आती है 9 जून। 9 जून को हमारे पास रिसीट्स हुई हैं। जीआर नंबर है 215, अर्थात जो बिल आया है 215 नंबर का बिल आया है पास और उसमें 600 टन माल हमने खरीदा है। चूँकि रिसीट्स है तो हम क्वांटिटी में लिखेंगे 600। ये 11 रुपये के रेट का माल है तो रेट में 11 और अमाउंट में आ जाएगा 6,600 रुपये। तो ये प्राप्ति के कॉलम में हम लेखा लिख दिया। इस दिन किसी भी प्रकार का निर्गमन नहीं है तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। अब हमारे पास स्टॉक 2 तरह का हो गया। 200 इकाइयाँ पहले वाली हैं 10 रुपये के रेट की और आज हमारे पास 600 इकाइयाँ और आ गई हैं, ये 11 रुपये की रेट की। दोनों तरह का जो माल है 200 इकाइयाँ 10 रुपये के रेट की हो गई हमारे पास और 600 इकाइयाँ 11 रुपये की रेट की हो गई और इनका अगर मल्टीप्लाई कर लें तो कुल अमाउंट हो गई 2,000 और 6600 8,600 रुपये। तो 8,600 रुपये स्टॉक है। हम इनके एक ऐसा कोष्टक लगा सकते हैं जिसमें पता लग जाएगा कि स्टॉक में 2 तरह का माल हमारे पास अवेलेबल है। 9 तारीख का लेखा होने के पश्चात मान लीजिए 14 तारीख को हम निर्गमन करना चाह रहे हैं। तारीख आ गई 14 जून को निर्गमन करेंगे। रिक्विजिशन नंबर है 423, रिक्विजिशन नंबर 423 आया। फैक्ट्री से हमारे पास ऑर्डर आया है कि माल भेजिए और 250 टन का आया है, 250 टन। तो प्राप्ति तो कोई है नहीं, 250 टन भेजेंगे मेथड है फीफो। तो पहले वाला माल हम पहले भेजेंगे तो हमारे पास पहले 200 इकाइयाँ थी तो पहले तो हम 200 इकाइयाँ ये भेजेंगे। तो ये 10 रुपये की रेट की थी, 200 इकाइयाँ 10 की रेट की। क्योंकि हमें 250 इकाइयाँ भेजनी है तो 50 इकाई इनमें से जाएंगी, 50 इकाई जाएंगी 11 की रेट से, अर्थात 2 तरह का माल हम इशू कर रहे हैं। 200 इकाई 10 रुपये की रेट की, 50 इकाई 11 की रेट की। इनकी कुल वैल्यू होगी 2,550 रुपये। अब हम बैलेंस निकालेंगे। जब बैलेंस निकालते हैं 200 इकाई हम इशू कर चुके, ये खत्म हो गई स्टॉक में। 600 में से 50 चली गई तो अब स्टॉक में हमारे पास केवल 550 इकाइयाँ हैं और वो 11 रुपये की रेट की है। 550 इकाइयाँ 11 की रेट की और अमाउंट हो गई उनकी 6,050, अर्थात 8,600 में से 2,550 घटा के भी हम अमाउंट निकाल सकते हैं या इसको मल्टीप्लाई करके भी हम अमाउंट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 14 जून का लेखा भी कर दिया। अब है जून 20 जून को माल प्राप्त हुआ है। मान लीजिए माल प्राप्त हुआ है, जीआर नंबर है 222, गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर है 222। इससे हमें माल 100 टन प्राप्त हुआ है। तो माल प्राप्त हुआ है तो हम 100 टन है तो क्वांटिटी में 100 लिखेंगे। इसकी रेट 12 रुपये है पर टन तो ये 12 रुपये हो गया। अमाउंट हो गई इसकी 1,200 रुपये। क्योंकि इस तारीख में कोई निर्गमन नहीं है तो हम खाली छोड़ देंगे इसको। अब बैलेंस निकालना है। बैलेंस हमारे पास अब पुनः 2 तरह का हो गया। 550 इकाइयाँ हमारे पास पिछली डेट की थी 11 की रेट से और आज माल आया है 100 इकाई
वो 12 की रेट से है। हमारे पास दो तरह का माल आज भी स्टॉक में हो गया है, 11 की रेट का और 100 इकाइयाँ 12 की रेट की। उनको मल्टीप्लाई करने के बाद भी इनका योग आता है 7250, अर्थात 6050 में 1200 जोड़ दिया हमने तो 7250 रुपये का स्टॉक हमारे पास आज की 20 तारीख में हो गया। अब है तारीख 27, मान ली 27 जून है, 27 जून को हमें इशू करना है। रिक्विजिशन नंबर आया 524, मटेरियल रिक्विजिशन नंबर है 524 और हमें 400 टन माल इशू करना है। तो यहाँ रिसीट्स में कुछ नहीं आएगा, इश्यूड में हमें दिखाने हैं 400 टन। तो 550 इकाइयाँ थी, इन 50 इकाइयों में से हम 400 बेच सकते हैं क्योंकि हमारा FIFO है। तो हमने यहाँ 400 लिख दिया इकाइयाँ। रेटिंग 11 रुपये थी तो 11 की रेट से वैल्यू हो गई इनकी 4400 रुपये। अब बैलेंस निकालना है, 550 में से 400 चली गई तो 150 इकाई हमारे पास तो ये है स्टॉक में, ये 11 रुपये का है। 100 रुपये वाला माल एज इट इज़ पड़ा है क्योंकि हमने इसको यूज़ नहीं किया, ये 12 रुपये की रेट का है। एक कोष्टक लगा देते हैं, कुल माल हमारा हो गया 2850 का, अर्थात 7250 में से जो माल जोड़ा दिए हमने, या इनको अलग अलग गुना कर सकते हैं हम। तो 2850 रुपये का हो गया, तो 27 तारीख का हो गया। और चूँकि जून है, अब जून का अंतिम तारीख है 30 तारीख में हमारे पास कोई माल नहीं आया, नहीं हमने कोई निर्गमन किया, तो आज की तारीख का बैलेंस भी हमारा ये रह जाएगा, सेम बैलेंस रह जाएगा इसी प्रकार का। इसमें नो चेंज है कि 150 इकाई 11 की रेट, 100 इकाई 12 की रेट और कुल 2850। इट इज़ आवर क्लोजिंग स्टॉक ऑन 30th जून, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 30th जून। तो इस तरीके से हम स्टोर्स लेजर बनाकर दिखा सकते हैं। तो ये हमारा पहला मेथड था स्टोर्स लेजर बनाने का, FIFO मेथड। अगले लेक्चर में हम समझेंगे इसी क्वेश्चन को LIFO से कैसे बनाएं। आपको ये मेथड समझ में आया, पसंद आया, सरल लगा तो इसको आप लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपने ये लेक्चर ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।